हाय एवरीवन, वेलकम टू कुक विथ रज़िया यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ 4 मज़ेदार स्वीट्स। आइए देखते हैं इन्हें कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं बनाऊंगी खाजा। इसके लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे और इसे हम छान लेंगे। ध्यान रखिए कि मैदे में कोई लम्स नहीं होना चाहिए और ना ही इसमें कोई गुठली या गांठें होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसे हमने छान लेना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1/4 कप घी। घी डालने के बाद इसे हमने अच्छी तरह से मिला लेना है ताकि मैदा और घी अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और इसका एक अच्छा सा मोइन बनने लगे। ये आप देखो, हमने इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिला ली हूँ। ये आप देखो, इस तरह से हमने मुट्ठी बना के देख रही हूँ। ये आप देखो एकदम परफेक्ट मोइन बन रहा है। इसमें और हमें घी डालने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका हम एक टाइट डो बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से हम अपने घर पे रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, सेम हमने इसे उसी तरह से बनाना है, लेकिन इसे हम थोड़ा सा सख्त रखेंगे। तो ये आप देखो, इसे हमने इस तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिक्स की हूँ और ये आप देखो, अब ये हमारा बिल्कुल टाइट डो बन के तैयार है। अब हम इसे ढक्कन से ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड हम चाशनी तैयार करेंगे। इसके लिए हम एक कढ़ाई या पैन में डालेंगे 1 कप शुगर यानी कि चीनी, और साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा कप पानी। इन दोनों को डाल के इसे हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और शुगर यानी कि चीनी को घुल जाने तक इसे हमने पका लेना है। अब आप देखो, शुगर अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी है। अभी आप देखो, इसमें एक तार बनने लगे हैं। तो बेसिकली हमें इसे एक तार वाली चाशनी बनानी है। और अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और अब हम इस चाशनी को साइड पे रख लेंगे। अब दूसरे साइड, अब ये हमारा आटा जो है ये अच्छी तरह से सेट हो चुका है। ये मैं आपको दिखाना चाहूँगी, इसका टेक्सचर कितना ज़्यादा ये सख्त है। ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो इसका टेक्सचर। ये आप देखो, इस तरह से मैं स्ट्रेच कर रही हूँ। ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सख्त है। अब मैंने इस डो को 2 अलग अलग हिस्सों में बराबर पार्ट में डिवाइड कर ली हूँ और इसे अपने हाथ से, ये आप देखो, इस तरह से मसलते हुआ इसे एक बॉल का शेप दूंगी। ये आप देखो, जब आप इसे, इसकी लोइयाँ बनाएं, इसे 3 से 4 बार अपने हाथ से इस तरह से दबाते हुआ मसल लें ताकि इसमें कोई क्रैक ना रहे और एकदम ये सॉफ्ट सा पेड़ा बन के तैयार हो जाए। ये आप देखो, इसी तरह से सेम हमने दूसरे पेड़ को भी तैयार कर लेना है। अभी आप देखो, अभी हमारे दूसरे पेड़े भी बन के तैयार हैं। अब हमने इन्हें साइड पे रख लेना है। अब दूसरे साइड मैं काउंटर टॉप पे नीचे एक बटर पेपर लगा ली हूँ और इसमें हल्का सा मैदा लगा के डस्ट कर ली हूँ। इससे ये होगा कि हमने जो यहाँ पे पेड़े को बेलेंगे वो क्या होगा, ज़मीन में चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे बटर पेपर कंपलसरी है, आप इसे ज़रूर से यूज़ करें। आप नीचे तली पे, आप चाहो तो ज़्यादा मैदा डस्ट करके भी आप इसे बेल सकते हो, लेकिन बटर पेपर का यूज़ करोगे तो आपको बेलने में बेहद ही आसानी होगी और ये ज़मीन में चिपकेंगे भी नहीं। तो ये आप देखो, इसे हमने एकदम पतला रोल कर लेना है। बहुत ज़्यादा मोटा भी ना रखें, बहुत ज़्यादा पतला भी ना रखें। इसे मीडियम थिकनेस पे हमने इसे बेल लेना है। अभी आप देखो, अब हमने इसे अच्छी तरह से बेल ली हूँ। अब मैं इसमें 1 चम्मच घी लगा रही हूँ। ये आप देखो, घी लगाने के बाद इसे अपने हाथ से इस तरह से अच्छी तरह से फैला के स्प्रेड कर लेना है। ये आप देखो, अब हमने घी लगा के स्प्रेड कर ली हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा इस तरह से, ये आप देखो, डस्ट कर रही हूँ। उसके बाद इसे अपने हाथ से इस तरह से फैला लें ताकि ये घी में अच्छी तरह से चिपक जाए। इसे रोल करूँगी। ये आप देखो, बटर पेपर लगा है इसलिए मुझे इसे निकालने में बेहद ही आसानी होती है। अगर आप इसे नॉर्मल नीचे किसी सरफेस पे बेलोगे तो जब आप इसे रोल करोगे तो ये तली में चिपकने लगता है। मेक श्योर अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप इसका ज़रूर से इस्तेमाल करें। अब ये आप देखो, मैंने इस चपाती को इस तरह से एकदम हल्के हाथों से रोल कर रही हूँ। ये आप देखो, इसे एकदम हल्के हाथों से हमने इसे लपेटना है। बहुत ज़्यादा इसे दबाएंगे नहीं, वरना क्या होगा कि इसकी जो लेयर्स हैं वो आपस में चिपकने लगेंगी। इसे बिल्कुल हल्के हाथों से हमने, ये आप देखो, इसे रोल कर लेना है।
और अब हमने इसके किनारे कट कर लेने हैं। ये आप देखो थोड़ा सा ऊपर नीचे आगे पीछे जो इसके लाइंस निकले हुए हैं, इसके लिए हमने इसके दोनों साइड के किनारे को थोड़ा थोड़ा काट के हमने हटा लेना है। उसके बाद बाकी का जो रिमेनिंग बीच का पार्ट है, इसके हमने छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। जितने बड़े आपको खाजा पसंद है उसी तरह से आप इसके साइज़ बड़े या छोटे करके आप इसे काट सकते हो। यहाँ पे मैं बहुत बड़े साइज़ के नहीं बना रही हूँ, मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के बना रही हूँ। तो यहाँ पे इसे मीडियम पीसेस में कट कर ली हूँ। ये आप देखो इसे इस तरह से काट के प्लेट में निकाल ली हूँ। और अब ये आप देखो मैं एक यहाँ पे खाजा ली हूँ, इसे अपने हाथ से इस तरह से हल्का सा दबा ली हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी, जिस साइड यहाँ पे आपको जाली दिख रही है, जिस साइड आपको लेयर दिख रहा है, मैं उसे उधर से नहीं दबाई हूँ, सिर्फ ऊपर से हल्का सा दबा के इसे रोलिंग पिन की मदद से एकदम हल्के हाथों से हल्का सा इसे हमने फ्लैट कर लेना है। ये आप देखो यूँ इस तरह से। इसे अब हम एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे और बचे हुए सभी खाजा को हम इसी तरह से बना के तैयार कर लेंगे। ये आप देख सकते हो मैंने सभी खाजा इस तरह से बना के तैयार कर ली हूँ। ये आप देख सकते हो इसकी जाली किस तरह से आपको नज़र आ रही है। अब दूसरे साइड हमने एक कढ़ाई में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तब हम इसमें एक एक करके इस तरह से खाजा डालेंगे। कि आप देख सकते हो खाजा जिस तरह से तेल में जाता है तुरंत ही ये फूल के ऊपर की ओर आ जाता है और इसकी जो जाली आपको नज़र आ रही होगी, एक एक लेयर्स इसकी खुलने लगती है। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा ओवरलैप ना करें, उतने ही डालें जितना कि ये तेल में अच्छी तरह से डिप होके फ्राई हो सके। तो इसे हमने लो टू मीडियम फ्लेम में बीच बीच में पलटते हुआ हमने दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। ये आप देखो ये एक साइड से पकने लगा है। अब हम इसके साइड इस तरह से पलटेंगे और दोनों तरफ से हमने इसे गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। ये आप देख सकते हो अब ये हमारी खाजा दोनों ओर से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। इसकी जाली आप देख सकते हो किस कदर पूरी खुली खिली सी है। ये आप देखो इसे अब हमने एक प्लेट पे निकाल लेना है। ये आप देख सकते हो अब हमने खाजा को एक प्लेट में निकाल ली हूँ। अब हम इसे डायरेक्टली चाशनी पे डालेंगे। चाशनी यहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं है, हल्का सा वार्म है। बट खाजा जैसे ही मैं तेल से निकाली हूँ एकदम गरम गरम खाजा को आपने चाशनी पे डालना है। इससे ये होगा कि आपकी जो चाशनी है वो बहुत ही अच्छी तरह से खाजा एब्जॉर्ब कर लेगी। तो यहाँ पे जब ये गर्म हो तभी आप इसे चाशनी में डालें। ठंडे खाजे को अगर आप चाशनी में डालोगे तो वो उतनी ज़्यादा चाशनी को सोक नहीं करती है और अंदर से काफ़ी ज़्यादा फीकी लगती है। तो ये आप देखो इसे हमने इसी तरह से पलटते हुआ दोनों ओर से हमने अच्छी तरह से चाशनी से कोट कर लेना है और इसे 10 से 15 मिनट तक इसी तरह से हमने चाशनी में डूबे रहने देना है। 10 से 15 मिनट बाद ये आप देख सकते हो हमारी चाशनी का कलर खाजा का कलर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसका ये आप लुक देख सकते हो कितना गज़ब का है। बहुत ही अच्छा से इसमें कलर उभर के आया है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना है। तो ये आप देखो इसे हमने एक एक करके एक सर्विंग प्लेट में निकाल लेना है। मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाना चाहूँगी। आप इसकी लेयर आप देख सकते हो कितना ज़्यादा ये खुला खुला सा है। ये देखो मैं एक पीस आपको तोड़ के दिखाना चाह रही हूँ। अंदर के आप इसके लेयर देखोगे पूरे अंदर तक इसके अंदर चाशनी डूबी हुई है और ये आप देखो इसकी जाली एक एक लेयर इसकी खुली खुली है और काफ़ी ज़्यादा क्रिस्पी, काफ़ी ज़्यादा क्रंची बना है। अब हमारी नेक्स्ट रेसिपी है गोजा। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून घी। मैं यहाँ पे डालडा घी ले रही हूँ, आप चाहो तो प्योर देसी घी का भी यूज़ कर सकते हो। साथ ही इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल यानी कि वेजिटेबल ऑयल। तेल मैं यहाँ पे रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, जो मैं अपने घर पे रेगुलर बेसिस पे यूज़ करती हूँ रिफाइन ऑयल है। आप कोई भी तेल यहाँ पे ले सकते हो, बस ध्यान रखिए वो तेल यूज़ करना है जिस पे कोई भी स्मेल ना हो। और साथ ही इसमें आधी चाय लेंगे बेकिंग सोडा। अब हमने इन सभी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिला लेना है। इसे इस तरह से अपने हाथ से मसलते हुआ मिक्स करें ताकि हमने जो यहाँ तेल डाला है, साथ में बेकिंग सोडा डाला हुआ है और साथ में हमने जो यहाँ पे डालडा घी डाला है, ये सभी के सभी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मैदे में मिक्स हो जाए। ये आप देखो इसे इस तरह से मसलते हुआ हमें इसे मिक्स करना है और इसे आप इस तरह से मुट्ठी बना के देखोगे। अगर इसमें मोइन बनने लगे
यानी कि अगर अच्छी तरह से ये मुट्ठी बनने लगे तो समझ जाए कि इसमें और घी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका परफेक्ट है। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और इसका एकदम सख्त डो यानी कि एकदम टाइट डो बना के तैयार करेंगे। जैसे हम अपने घर पे रोटी बनाने के लिए डो बनाते हैं, सेम हमने इसे वैसे ही बनाना है, लेकिन पानी यहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा डालेंगे और इसका जो डो का टेक्सचर होगा वो थोड़ा सा सख्त होगा। ये आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि डो जो है हमारा कितना टाइट है। अब मैं इसे ढक के कुछ देर सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक हमारा ये डो तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में मैं डालूँगी 1 कप पानी, साथ ही मैं इसमें डालूँगी 1 कप चीनी यानी कि शुगर। इन दोनों को डाल के अच्छी तरह से हमने मिक्स करना है और इसे बीच बीच में चलाते हुआ इसका एक तार वाली चाशनी होने तक हमने इसे पकाना है। तो इसे हमने इस तरह से यूँ कंटिन्यू चलाते रहना है। अभी आप देख सकते हो पानी में उबाल आ चुका है और शुगर जो है वो अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है। तो यहाँ पे मैं नींबू का एक छोटा सा स्लाइस डाल रही हूँ और इसे कंटिन्यू चलाते हुआ इसी में मैं पका लूँगी। इससे ये होगा कि जब चाशनी थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो उसमें कोई भी क्रिस्टल नहीं बनेंगे, उसमें दाने नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे इसलिए मैं यहाँ पे नींबू डाल रही हूँ। और ये आप देखो नींबू डालने के बाद मैं इसे 3 से 4 मिनट पकाई हूँ और ये आप देखो हमारी चाशनी में एक तार बनने लगे हैं। ये आप देखो इस तरह से चिपचिपाओगे तो आपको एक तार बनता हुआ दिखाई देगा, मतलब कि आपकी चाशनी जो है वो तैयार है। इसे इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। अब यहाँ पे जो नींबू का स्लाइस है इसे हमने हटा देना है और ये चाशनी हमारी बन के तैयार है। इसे हम उठा के साइड पे रख लेंगे। अब दूसरे साइड हमारी डो जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर डो हमारा कितना सख्त है कि आप देखो साइड साइड पे हल्का हल्का क्रैक है। आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हो इसका टेक्सचर कितना हमें इसे सख्त रखना है। तो अब मैं इसे एक चखने पे निकाल ली हूँ और इसे मैं थोड़ा से मोटे यानी कि 1/2 इंच की थिकनेस रख के दूँगी। ये आप देखो इसे इस तरह से हमने अच्छी तरह से फैला लिया है। उसके बाद मैं इसके 4 टुकड़े करूँगी। आप चाहो तो इसके 2 टुकड़े भी कर सकते हो, 4 से 5 भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। लेकिन बेसिकली मैं यहाँ पे इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ और इसे अरेंज करके एक के ऊपर इस तरह से रखते जाऊँगी। जिस तरह से हम खाजा में लेयर्स देखते हैं या फिर पफ पेस्ट्री पे हम जिस तरह से लेयर्स देखते हैं, वैसे ही गोजा के अंदर लेयर्स आने लगती हैं। तो यहाँ पे ये स्टेप को थोड़ा सा ध्यान से देखें और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को यहाँ से फॉलो करना शुरू करें। तो ये आप देखो मैंने यहाँ पे 4 इस तरह के टुकड़े की हूँ और 4 लेयर को इस तरह से अरेंज की हूँ और इसे अपने हाथ से इस तरह से दबाते हुआ इसे सेट कर लेना है। उसके बाद फिर से हम इस स्टेप को रिपीट करेंगे और इसे हम बेलेंगे। ये आप देखो इस तरह से इसे हमने रोलिंग पिन की मदद से फैला लेना है। बहुत ज़्यादा आपको दबाना नहीं है, उससे क्या होगा कि लेयर्स जो है वो आपस में चिपकने लगेंगी। तो जस्ट इसे हल्के हाथों से फिर से हमें रोल करना है और आधी इंच लेना है। उसके बाद फिर से मैं इसके 4 टुकड़े करूँगी और फिर से मैं इसके एक एक लेयर को इस तरह से अरेंज करूँगी। ये आप देखो अगर थोड़ा सा बड़ा छोटा ऊपर नीचे रह जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इसे। अगर बहुत ज़्यादा छोटा रह भी जाता है तो उस लेयर को आप अंदर की ओर डाल लें और जो थोड़ा सा बड़ा हुआ मतलब बचा हुआ लेयर है यानी कि जो थोड़ा सा साइज़ में बड़ा लेयर हो उसे ऊपर और नीचे दे सकते हो। तो ये आप देखो इसे हमने इस तरह से फिर से अच्छी तरह से सेट कर लेना है। अब मैं इसे अगेन रोल करूँगी। इस स्टेप को हमने 5 से 6 बार करना है। आप इसे जितना रोल करोगे आपकी जो खास्ता गजा की लेयर्स है उतनी ज़्यादा बनेगी। तो मैं यहाँ पे इस स्टेप को 4 से 5 बार रिपीट की हूँ। आप चाहो तो 5 से 6 बार भी इसे कर सकते हो। तो ये आप देखो ये मैं 3rd टाइम इसे इस तरह से रोल करके अरेंज कर रही हूँ। ये आप देखो इसी तरह से मैंने इसी स्टेप को रिपीट करते करते 4 से 5 बार कर ली हूँ। अब ये हमारी जो डो है ये बिल्कुल तैयार है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो ये आप देखो 4 से 5 बार इसे रोल कर लेने के बाद इसे अपने हाथ से इस तरह से दबाते हुआ टैप करना है और इसे एडजस्ट करते हुआ रेक्टेंगुलर शेप देना है। ये आप देखो दबाते हुआ इसका रेक्टेंगुलर शेप देना है। ये आप देखो
इस तरह से हमने दबाते हुआ, और अगर आप इसको और थोड़ा सा फिनिशिंग देना चाहो तो चाकू के यानी कि जो नाइफ़ का जो पीछे वाला पार्ट है उसे इस तरह से दबाते हुआ आप इसे परफेक्ट शेप में ला सकते हो। ये आप देखो, इस तरह से ये हमारा गोजा का जो डो है ये बन के तैयार हो चुका है। अब मैं इसके छोटे छोटे पीसेस करूँगी। अगर आपको गोजा बड़े साइज़ के चाहिए तो आप यहाँ पे बड़े कर सकते हो, अगर आपको छोटे साइज़ के गोजा पसंद है तो साइज़ यहाँ पे आप छोटे भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बेसिकली मैं यहाँ पे बहुत बड़े नहीं रखी हूँ, मीडियम साइज़ पे इसे मैं कट कर रही हूँ। ये आप देखो, इस तरह से हमने इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। आप चाहो तो इसको बीच से इस तरह से और छोटे छोटे टुकड़ों में भी काट सकते हो, जैसे कि मैं अभी इसको और छोटे छोटे पीसेस में काटूंगी। जिस तरह से मैंने लंबे लंबे पीसेस किए थे उसके मैंने और छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर कितना, ये आपको अभी भी सख्त नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल भी ये नरम नहीं है, थोड़ा सा डो अभी भी इसमें सख्त है। ये आप देखो, इस तरह से हमने इसके एकदम छोटे 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 पीसेस कर लिए हैं, क्योंकि जब इसे हम तेल में फ्राई करेंगे ये अपने साइज़ में थोड़ा सा फूलेंगे भी, और जब हम इसे चाशनी में डालेंगे तो भी इसके साइज़ में थोड़ी सी बढ़ो तो भी इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ेगी, तो इसलिए यहाँ पे साइज़ में एकदम मीडियम रखी हूँ। अब दूसरे साइड हमने एक कढ़ाई में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे एक एक पीस तेल में डाल लें। ये आप देखो, तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा मीडियम रखना है। तेल को बस हाई फ्लेम में अच्छी तरह से गर्म कर ले। जब तेल गर्म हो जाए उसके बाद फ्लेम आपको लो टू मीडियम रखना है और तब आपको गोजा डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये आप देखो, इसे बीच बीच में हल्का हल्का हिलाते हुआ दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक इसे पकाएंगे। ये आप देखो, अगर ऊपर की ओर तेल अगर अच्छे से ना आए तो आप इसे इस तरह से चम्मच से हिलाते हुआ ऊपर तेल थोड़ा सा छिड़क लें, ताकि ये इवनली हर तरफ से गोल्डन ब्राउन हो सके। अभी आप देख सकते हो हमारी गोजा का कलर कितना अच्छा सा इसमें गोल्डन कलर उभर के आया है, बहुत ही अच्छा सा। इसका इस तरह से सुनहरा गोल्डन ब्राउन होने तक आपको इसे पकाना है। इससे पहले स्टेज पे ना निकालें, उससे कलर अच्छा नहीं दिखता है। मैं ये आपको दिखाना चाहूँगी, इसका जो ये टेक्सचर है एकदम परफेक्ट है, इसका जो कलर जो आया है ये भी एकदम परफेक्ट है। आपको इसे इसी स्टेज तक गोल्डन ब्राउन करना है। और ये आप देखो, इसे इस तरह से हमने प्लेट में निकाल लेना है और बचे हुए गोजे को हम सेम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। और दूसरे साइड हमने जो चाशनी बना के रखी थी इसे मैं एक मिक्सिंग बाउल में निकाल ली हूँ। एक चीज़ का ध्यान रखें, जैसे ही मैं गोजा को तेल से निकाल ली हूँ वैसे ही मैं इसे चाशनी में डाल रही हूँ। और चाशनी जो है ये एकदम गर्म है, ठंडी चाशनी पे इसे ना डालें। चाशनी क्या करेगी, जो हमारा गोजा जो है वो चाशनी को अच्छी तरह से सोख नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे जब भी आप गोजा को चाशनी में डालें, ध्यान रखें कि आपकी चाशनी जो है गर्म होनी चाहिए और साथ ही आपका जो गोजा है वो भी अच्छी तरह से गर्म होना चाहिए। यानी कि तेल से आपको गोजा निकालना है और इसे चाशनी में डालना है। तो अब हम इसे इस तरह से बीच बीच में पलटते हुआ 15 से 20 मिनट तक इसे इसी तरह से चाशनी में डुबे रहने देंगे, ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से सोख कर ले। आप देखो, इसे इसी तरह से हमने पलटते रहना है बीच बीच में। पंद्रह से 20 मिनट बाद अब ये आप देख सकते हो गोजा को मैं चाशनी से निकाल के एक सर्विंग प्लेट में निकाल ली हूँ। अब ये हमारी मज़ेदार सी गोजा सर्व करने के लिए तैयार है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। इसके लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल में डालेंगे 1 कप मैदा, साथ ही हम इसमें डालेंगे आधी चाय का चम्मच नमक, 1 बड़ा टेबल स्पून घी। घी डालने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब ये हमारी घी अच्छी तरह से आटे में मिक्स हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और हम इसका एक टाइट डो यानी कि एक सख्त डो बना के तैयार करेंगे। जिस तरह से हम अपने घर में रोटी बनाने के लिए डो तैयार करते हैं, सेम हमें इसे वैसे ही बनाना है, लेकिन डो जो है वो थोड़ी सी सख्त बनेगी।
अब आप देख सकते हो, अब हमने इन सभी चीज़ों को मिला के इसका मैंने एक सख्त डो यानी कि एक टाइट डो बना के तैयार कर ली हूँ। ये इसका आप टेक्सचर देख सकते हो कितना ये सख्त है। अब इसे हम ढक के कुछ देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। अब दूसरे साइड मैं चाशनी बनाऊंगी। इसके लिए हम एक सॉसपैन में डालेंगे 1 कप पानी और साथ ही इसमें आधा कप शुगर यानी कि चीनी डाल लें। और अब हम इसे मिक्स करते हुआ शुगर को पूरी तरह से पिघलने तक पकाएंगे। बेसिकली हमें इसका एक तार वाली चाशनी बनानी है। तो ये आप देखो शुगर जो है वो अच्छी तरह से पानी में घुल चुका है। अब हम इसमें आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर डाल लेंगे और इसे मिक्स करते हुआ एक तार वाली चाशनी होने तक पकाएंगे। तो इसे यूँ कंटिन्यू बीच बीच में चलाते हुए इसे आप पकाते जाएं। ये आप देख सकते हो हमारी चाशनी थोड़ी सी थिक हो गई है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर इसमें एक तार जैसे बनने लगे हैं। काफ़ी ज़्यादा ये गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे साइड में निकाल के रख लेंगे। अब दूसरे साइड में यहाँ पे एक ग्लू बनाऊंगी यानी कि एक मैं गोंद बनाऊंगी जिसे हम चिपकाने के लिए यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच मैदे में थोड़ा सा पानी डाल के मिक्स कर ली हूँ और इसका हमने एक घोल बनाना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है और ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा करना है। ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बिल्कुल ऐसे ही होनी चाहिए। तो इसे भी अब हम साइड पे रख लेंगे और ये दूसरे साइड हमारा आटा जो है वो अच्छी तरह से सेट हो चुका है। कि आप देख सकते हो इसका टेक्सचर बहुत ज़्यादा ये नरम नहीं है और ना ही ये बहुत ज़्यादा कड़क है। कुछ देर सेट होने के बाद ये आप देख सकते हो इसका टेक्सचर किस तरह का है। अब यहाँ पे दूसरे साइड मैं यहाँ पे किचन प्लेटफॉर्म पे एक बटर पेपर लगा के फैला ली हूँ और थोड़े से डो को लेके अपने हाथ में इस तरह से फैला रही हूँ। यहाँ पे देखो अगर आपको साइज़ बड़े साइज़ की मिठाई के पसंद है तो यहाँ पे डो आप थोड़ा बड़े लोगे। अगर आपको मिठाई का साइज़ छोटा चाहिए तो यहाँ पे आप डो के साइज़ छोटे लोगे। मैं यहाँ पे मीडियम साइज़ के पेड़े ली हूँ और इसे अपने हाथ से लपेट के रोल कर ली हूँ। और यहाँ पे नीचे जो बटर पेपर बिछाई थी यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाल के बटर पेपर को अच्छी तरह से ग्रीस कर ले रही हूँ। और अब हम यहाँ पे जो अपने डो को तैयार करके रखे हैं इसे हम डालेंगे। और इसे अब अच्छी तरह से रोल करेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं बेलेंगे और ना ही इसे बहुत ज़्यादा पतला बेलेंगे। जैसे हम अपने घर पे रोटी बनाने के लिए डो को रोल करते हैं सेम हमने इसे वैसे ही बेलना है। ये आप देखो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से रोल कर ली हूँ। साइज़ पे ध्यान ना दें क्योंकि वैसे ही हमें इसे काटना है। तो ये आप देखो इसके किनारे पे जो थोड़ा सा ऊपर नीचे साइड से निकल गया है इसे हमने काट के थोड़ा सा अरेंज कर लेना है और इसे चरकुट्टे शेप यानी कि स्क्वायर शेप में इसे काट लेना है। और यहाँ पे किनारे का जो एक्सेस डो बचा है इसे हमने फेंकना नहीं है। इसे दोबारा से आप डो में लपेट के आप फिर से पेड़े बना के इस तरह की मिठाई बना सकते हैं। तो ये आप देखो स्क्वायर साइज़ में काट लेने के बाद अब हम इसे बीच से इस तरह से कट करेंगे। और हमने जो शुरू में ग्लू बना के यानी कि जो मैदे का घोल बना के रखा हुआ है उस पेस्ट को हम इस तरह से चारों कोने में लगाएंगे और इसे एकदम केयरफुली इस तरह से धीरे धीरे इस तरह से उठा लें। बटर पेपर लगाने से क्या होता है कि आपका जो आटा है वो नीचे चिपकेगा नहीं और आसानी से ये चाहे आप इसे ऐसे निकालो या इसे शिफ्ट करो बहुत ही आसानी से ये निकल आता है और प्लेटफॉर्म पे चिपकता नहीं है। तो ये आप देखो मैंने इसे एक फोल्ड इस तरह से रोल की हूँ। फिर से मैं इसके किनारे पे थोड़ा सा मैदे का ग्लू लगा के इसे दोबारा से पलटी हूँ। ये आप देख सकते हो इस तरह से मैं इसे पलट ली हूँ। और अब ये आप देख सकते हो इसके ऊपर का जो हिस्सा है ये थोड़ा सा इस तरह से खुला हुआ है। इसे हमने बंद करना है तो ऊपर भी हम थोड़ा सा ग्लू लगा के इस तरह से हम दबाते हुआ इसके ऊपर के हिस्से को लॉक कर लेंगे। सेम इसी तरह से हम इसके नीचे वाला जो हिस्सा है इसमें भी हम थोड़ा सा ग्लू लगाएंगे और इसे अपने हाथ से इस तरह से दबाते हुआ इसे भी हम लॉक कर लेंगे। और अब ये आप देखो ये ऊपर और नीचे दोनों साइड से लॉक हो चुका है। अब हम इसे बीच से इस तरह से 2 बराबर पार्ट में डिवाइड करेंगे और ये देखो ऊपर वाला जो हिस्सा है इसे हमने पलटते हुआ वापस पीछे ले जाना है जिससे ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन बनता है। ये आप देखो
इस तरह से ऊपर से पलट के ले जाना है और नीचे वाले पार्ट को हल्का खींच देना है, जिससे इस तरह का डिज़ाइन बनता है और ये दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगता है। इसी तरह से ये आप देखो, हमने सभी पीसेस को ऐसे ही बना के तैयार कर लेने हैं। ये आप देखो, इसके अंदर की एक एक लेयर किस तरह से खुली हुई है। ऐसे ही हमने सभी पेड़े बना के तैयार कर लेने हैं। अब दूसरे साइड हमने एक कढ़ाई में तेल को डाल के अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। तेल अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है। अब हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई करेंगे। एक एक करके सभी पीसेस डाल लें, एक दूसरे पे ओवरलैप नहीं करें। इतना आप इसमें पीसेस डालें कि ये आराम से तेल में डिप होकर फ्राई हो सके। ये आप देख सकते हो, अब हमने इसे दोनों ओर से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। ये आप देख सकते हो, इसका कलर बहुत ही अच्छा से उभर के आया है। दिखने में तो ये बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। अब ये आप देखो, इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में इस तरह से निकाल लेना है। अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है। जैसे ही हम इसे तेल से बाहर निकालेंगे वैसे ही हम इसे चाशनी में डालेंगे, ताकि ये चाशनी को अच्छी तरह से सोक कर ले। चाशनी भी हमारा बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं है, हल्का सा गुनगुना चाशनी है, लेकिन यहाँ पे जो मैं नमकीन डाल रही हूँ ये एकदम गर्म है। अब इसे हम दोनों तरफ से पलटते हुआ हम इसे चाशनी में कुछ देर ऐसे ही डूबे रहने देंगे, ताकि ये शुगर को अच्छी तरह से सोक कर ले और इसके ऊपर शुगर चारों तरफ से अच्छी तरह से कोट हो जाए। ये आप देखो, इस तरह से हमने इसे दोनों ओर से पलट लिया है। अब हम इसे कुछ देर सेट होने के लिए छोड़ देंगे। कुछ देर बाद ये आप देख सकते हो, चाशनी अच्छी तरह से हमारे नमकीन के ऊपर कोट हो चुकी है। ये आप देख सकते हो, इसका लुक बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छी तरह से शुगर इसमें कोट हो चुकी है। अब एक एक करके हमने सभी नमकीन को इस तरह से बाहर निकाल लेना है। अब इसके ऊपर गार्निशिंग के लिए आप चाहो तो थोड़ा सा पाउडर शुगर भी डाल सकते हो, आप चाहो तो इसमें थोड़ा सा आइसिंग शुगर भी डाल सकते हो, या फिर चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल का बुरादा भी छिड़क सकते हो। उससे भी ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट रेसिपी की ओर। छेना पोड़ बनाने के लिए मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 लीटर मिल्क, यानी कि 1.5 लीटर मिल्क इस्तेमाल कर रही हूँ। 60 ग्राम शुगर, 3 टेबलस्पून सूजी, रवा, सेमोलिना जिस नाम से आप इसे जानते हो, हाफ टेबलस्पून इलायची पाउडर, 2 टेबलस्पून प्योर देसी घी, और साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट इस्तेमाल कर रही हूँ, जिसमें कैशियो और बादाम है, यानी कि काजू और बादाम। ड्राई फ्रूट्स आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई फ्रूट पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे छेना बनाने के लिए हमें थोड़ा सा विनेगर की ज़रूरत पड़ेगी, 2 to 3 टेबलस्पून। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप सिंपली लेमन जूस भी ले सकते हैं। एक लेमन को स्क्वीज कर दें और साथ ही 2 से 3 टेबलस्पून पानी मिला के आप विनेगर की जगह यूज़ कर सकते हैं। अब आप दूध को बॉईल होने के लिए गैस पे चढ़ा दें। अब आप देख सकते हैं हमारी दूध में उबाल आनी शुरू हो चुकी है। अब इस स्टेज पे मैं इस पे ऐड करूंगी विनेगर। 2 टेबलस्पून विनेगर में मैंने 2 टेबलस्पून पानी मिला के ये घोल तैयार किया है। अब हम इस पे ये विनेगर का मिक्सचर ऐड करते जाएंगे स्लोली स्लोली, और अब एक चम्मच की हेल्प से जस्ट इसे हल्का सा चला लेंगे। और अब मैं इसे 4 से 5 मिनट तक हाई फ्लेम में उबालने के लिए छोड़ दूंगी। तकरीबन 5 मिनट तक हाई फ्लेम में बॉईल कर लेने के बाद अब हमारा छेना दूध से अलहदा हो चुका है। अब आप गैस के फ्लेम को बंद कर दें। अब आप छेने को केयरफुली एक छन्नी की हेल्प से छान लें। अब आप देख सकते हैं मैं छेने को छान के एक बॉल में निकाल ली हूँ। एक चीज़ का ख्याल रखिए कि आपको छेने को बहुत ज़्यादा स्क्वीज नहीं करना है, बस आपको छानना है और तुरंत ही आपको बॉल में ट्रांसफ़र कर लेना है, ताकि इसके अंदर थोड़ी सी नमी रहे और थोड़ी थोड़ी इसमें पानी बचा रहे। अब मैं इस पे डालूंगी 3 टेबलस्पून रवा, यानी कि सूजी, और सेमोलिना जिस नाम से आप इसे जानते हो। साथ ही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शुगर, यानी कि चीनी। मीठा भी आप अपने पसंद के अकॉर्डिंग ज़्यादा या कम कर सकते हैं।
साथ ही मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल रही हूँ और इसमें जा रहा है इलायची पाउडर। साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून के करीब प्योर देसी घी। अब हम इन सारी चीज़ों को डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी छेना थोड़ा सा गर्म है, इसलिए मैं चम्मच की हेल्प से इसे हल्का हल्का इस तरह से यूँ मैश कर ले रही हूँ। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा फिर मैं इसे एक बार हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब आप देख सकते हैं मैं चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। मुझे अभी भी ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, इसलिए छेने का जो थोड़ा सा रिमेनिंग पानी बचा है इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब डाल रही हूँ और अब मैं इसे अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करते जाऊंगी। अब आप देख सकते हैं मैं अपने हाथ से अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कुछ इस तरह का होना चाहिए, थोड़ा सा चिपचिपा, यूँ थोड़ा सा गीला, इस तरह से। अगर ये बहुत ज़्यादा थिक हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है और बहुत ज़्यादा थिन होगा तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये आप देखें इस तरह का इसका कुछ यूँ टेक्सचर होना चाहिए। ये आप देखें। अब मैं इसे 5 से 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ देती हूँ, तब तक मैं अपना हैंड वॉश कर लेती हूँ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक डेगची लिया है और इसमें मैं थोड़ा सा नमक डाल के फैला ली हूँ। आप नमक की जगह बालू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ पे एक स्टील का स्टैंड रख दी हूँ। आप इस स्टील के स्टैंड की जगह पे लोहे का स्टैंड, कुकीज कटर या फिर स्टील की छोटी सी कटोरी का भी यूज कर सकते हैं। अब हम इस डेगची को प्रीहीट होने के लिए गैस पे 10 मिनट के लिए रख देंगे। सो अब मैं इसे एक लीड से कवर करके प्रीहीट होने के लिए रख देती हूँ। अब दूसरी ओर मैं केक टिन को ग्रीस कर लूंगी। अगर आपके पास इस तरह का केक टिन नहीं है तो आप छोटा सा डेगची या फिर स्टील का छोटा सा कटोरी या फिर छोटा सा एल्युमिनियम का कटोरी भी यूज कर सकते हैं। सिंपली हम केक को जिस तरह से ग्रीस करते हैं बस इसी तरह से ग्रीस करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यूं देसी घी डाल रही हूँ और अब इसे एक ब्रश की हेल्प से अच्छी तरह से चारों ओर फैला लूंगी। अब मैं इस केक टिन पे थोड़ा सा यूं बटर पेपर डाल के चिपका लूंगी। बटर पेपर लगाने से डिमोल्ड करना बहुत आसान हो जाता है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो इसके बिना भी आप सिंपली इस तरह से ग्रीस करके कर सकते हैं। ये अब मैंने बटर पेपर लगा के चिपका लिया है। अब मैं अगेन इसके ऊपर थोड़ा सा यूं घी लगा लूंगी। अब ये हमारा केक टिन अच्छी तरह से ग्रीस हो गया है। अब इस ग्रीस किए हुए केक टिन में अब ये हमारा छेने का तैयार किया हुआ बैटर डाल लें। अब आप इसे एक चम्मच की हेल्प से यूं इस तरह से सेट कर लें। और दूसरी ओर हमारी डेगची भी अच्छी तरह से प्रीहीट हो चुकी है। अब आप लिड खोल लें और साथ ही केयरफुली केक टिन को डेगची के अंदर डाल लें। और साथ ही अब आप इसे लीड से कवर करके 30 to 35 मिनट्स के लिए मीडियम फ्लेम में बेक करें। आप चाहे तो इसे माइक्रो ओवन में भी रख के बेक कर सकते हैं। माइक्रो ओवन में आप इसे 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेकिंग मोड पे रख के 30 to 35 मिनट्स के लिए बेक करें। अब तकरीबन 40 मिनट्स बाद अब आप लीड खोल के देखें। वाओ, ये आप देख सकते हैं हमारा छेना पोड़ा कितनी अच्छी तरह से बेक हो गया है। अब मैं इसे केयरफुली बाहर निकाल के कम्प्लीटली ठंडा कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी। अब हमारा छेना पोड़ा कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है। अब आप एक नाइफ के हेल्प से इसके आप एजेस को इस तरह से यूं लूज कर लें और अब आप इसे एक प्लेट में निकाल लें। इस तरह से 2 से 3 बार टैप करें। अब आप देख सकते हैं हमारा छेना पोड़ा बाहर आ गया है। अब इसके ऊपर जो बटर पेपर लगा है इसे आप निकाल लें। अब
मैं आपको ये टच करके दिखा रही हूँ। ये आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये सॉफ्ट बना है और साथ ही इसकी जो कलर है ये एकदम परफेक्ट है। और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी और एक नई किचन टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।